हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर जो फरगाना के शासक थे, कैसे वो भारत में आके मुगल वंश की स्थापना करते हैं और बाबर से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन तमाम बिंदुओं पे आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। इनका जन्म हुआ था फरगाना में। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंश से आते हैं। वहीं इनकी माता जो है वो कुतलुग निगार खां, जो चंगेज खां के वंश से थी। इनकी दादी जो थी एहसान दौलत बेग थी। बाबर की दादी जो थी वो बाबर से बहुत प्यार करती थी और बाबर की दादी ही जब उनके पिता बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जो हैं, एक किले से उनकी दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से बाबर के पापा जो हैं वो मर जाते हैं। तो बाबर के पिता के मरने के बाद उनकी दादी जो होती है, उसके सहयोग से बाबर जो होता है वो फरगान के गद्दी पे बैठ जाता है। तो फरगान के गद्दी पे बाबर जो है वो 1494 ईस्वी में फरगान की गद्दी पे बैठ जाता है। हालांकि उसको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पिता जो हैं उमर शेख मिर्जा, उनकी उनकी आसपास में किसी से ज़्यादा बनती नहीं थी, जिसकी वजह से बाबर को बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बाबर जो है 11 साल की उम्र में ही शासक बन जाता है। जैसे ही वो शासक बन जाता है, फिर क्या करता है, वो सोचता है कि क्यों ना हम समरकंद को जीत ले, जो कि उज़्बेकिस्तान में ही अवस्थित है। तो सोचता है कि हम समरकंद को जीत ले। तो बाबर जो है वो समरकंद को जीतने जाता है। बाबर जो है वो फरगान का शासक है, ठीक है। और वो क्या करता है, समरकंद को जीतने जाता है। समरकंद को वो जीत लेता है कब? तो समरकंद को वो जीत लेता है 1504 ईस्वी में, ठीक है। जब वो समरकंद को जीत लेता है तो फिर वो चला जाता है। जैसे ही वो समरकंद को जीतता है, वैसे ही फरगान के लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर बाबर समरकंद को जीतने के बाद काबुल में जाता है, ठीक है। और काबुल को बाबर क्या करता है, जीत लेता है, ठीक है। काबुल जो कि अफगानिस्तान में अवस्थित है, इसको बाबर जीत लेता है। और जीतने के बाद 1507 ईस्वी में काबुल को जीतता है बाबर। और जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है। जैसे ही काबुल को जीत लेता है, वैसे ही समरकंद वाले खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाबर क्या करता है, काबुल जीतने के बाद जब समरकंद आता है तो काबुल वाले भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर बाबर के पास अब कुछ भी नहीं बचा होता है, ठीक है। तो बाबर के पास कुछ होता नहीं है, तो बाबर सोचता है अब क्या करे। तो वो क्या करता है, भारत पे आक्रमण करता है। तो भारत पे जो बाबर होता है वो खैबर दर्रे से आता है। खैबर दर्रा जो होता है वो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। पाकिस्तान जो कि भारत में ही था पहले, ठीक है। देखिए खैबर दर्रा जो होता है वो ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये अफगानिस्तान समझ लीजिए। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से आता है खैबर दर्रा। तो वहीं से क्या करता है, बाबर एंट्री लेता है, भारत में आता है। तो भारत में आने के बाद बाबर का जो पहला आक्रमण होता है वो 1519 ईस्वी में होता है, बाजौर और भेरा पे होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आक्रमण होता है ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध होता है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि यूसुफ जाइयों के विरुद्ध बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1519 ईस्वी में हुआ था, बाजौर और भेरा पे। तो बाजौर और भेरा का किला क्या करता है, बाबर जीत लेता है। और जीतने के बाद बाबर जो है वापस चला जाता है। दूसरा बाबर का आक्रमण होता है 1519 ईस्वी में पेशावर में। उसके बाद पेशावर को जो है बाबर जीत लेता है। जीतने के बाद फिर बाबर वापस चला जाता है। बाबर का तीसरा आक्रमण जो होता है वो होता है 1520 ईस्वी में हुआ था। ये सियालकोट उसके अधिकार में आ जाता है और उसके बाद फिर बाबर चला जाता है जीतने के बाद, ठीक है। उसके बाद बाबर का चौथा आक्रमण होता है 1524 ईस्वी में। पंजाब के अधिकांश भाग जो अभी पाकिस्तान है, पहले भारत का पंजाब हुआ करता था, जो कि अभी वर्तमान में ये पंजाब पाकिस्तान में अवस्थित है। तो वहाँ का अधिकांश भाग पे कब्जा कर लिया कौन? तो बाबर ने कर लिया। जो है वो लगातार आक्रमण कर रहा था और आक्रमण करके जीत रहा था। हालांकि उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बाबर जो है वो सब तरह से हार चुका था। तो उसके पास यही था कि आक्रमण करो, जीतो और फिर उससे खाओ। फिर जैसे ही राशन खत्म हो फिर आक्रमण करो, फिर उससे लूटो और फिर खाओ। तो बाबर के पास यही था, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रहने का कुछ साधन नहीं था।
और इन सब चीज़ों को यहाँ पंजाब में बैठे दौलत खां लोधी जो थे वो देख रहे थे। यहाँ पे दिल्ली में शासक किसका था? तो दिल्ली में शासक था इब्राहिम लोधी का। ठीक है, इब्राहिम लोधी का दिल्ली में शासक था। और वहीं बात करें हम पंजाब में दौलत खां लोधी थे, और वहीं इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे उनका नाम था आलमगीर। ठीक है, इनका नाम आलमगीर था। और यहाँ पे ये जो राजस्थान का जो आप देख रहे हैं राजस्थान, और ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, और राजस्थान गुजरात का कुछ भाग, ये सब उस समय के टाइम का मेवाड़ कहलाता था। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता था? तो ये सब मेवाड़ कहलाता था, मेवाड़ के अंतर्गत आता था। और यहाँ के शासक थे राणा सांगा। ठीक है, यहाँ के शासक राणा सांगा थे। और यहाँ पे झारखंड में उस समय मेदिनी राय का शासन था। झारखंड के शासक थे मेदिनी राय। वहीं यहाँ पे पंजाब में थे दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी और आलमगीर ये दोनों जो बाबर के इस काम को देख रहे थे कि बाबर कैसे आक्रमण कर रहा है और जीत रहा है, फिर चला जा रहा है। तो दौलत खां लोधी आलमगीर से बोलते हैं कि क्यों ना हम भी बाबर को बुलाते हैं, बाबर दिल्ली पे आक्रमण करेंगे और इब्राहिम लोधी को मार देंगे, फिर हम बाबर को बोलेंगे कि तुम चले जाओ, फिर बाबर चले जाएगा और हम लोग मिलके दिल्ली पे शासन करेंगे। ठीक है, तो इस बात पे विचार करते हैं राणा सांगा से। राणा सांगा भी सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा बात है, आप लोग कर रहे हैं तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हम इसमें इब्राहिम लोधी का मदद नहीं करेंगे। यानी बाबर अगर इब्राहिम लोधी से लड़ाई करता है तो राणा सांगा उनकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, वही बात हुआ मेदिनी राय से भी विचार लिया गया, मेदिनी राय से भी हेल्प लिया गया। तो मेदिनी राय ने भी बोला कि ठीक है, आप लोग अगर हटाना चाहते हैं इब्राहिम लोधी को तो हटा दीजिए, हम इब्राहिम लोधी का हेल्प नहीं करेंगे अगर वो हमसे हेल्प मांगने आएंगे तो। ठीक है, अगर हमसे वो सहायता मांगने आएंगे तो हम उनकी सहायता नहीं करेंगे। ऐसा इन लोगों ने सबको विचार किया, बोला कि ठीक है चलो हम बुलाते हैं किसको? तो बाबर को। तो फिर होती है बाबर की एंट्री। दौलत खां लोधी है और ये आलमगीर है, ये दोनों बाबर को इन्वाइट करते हैं कि बाबर जी आप आइए और दिल्ली पे इब्राहिम लोधी है इनको मारिए। तो बाबर आते हैं और आक्रमण करते हैं किस पे? दिल्ली पे। हरियाणा पे एक जगह है पानीपत, यहीं पे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है? तो ये होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। ठीक है, इस युद्ध में बाबर जो है वो तुगलमा पत्ती का प्रयोग करते हैं। तुगलमा पत्ती क्या होता है? तो तुगलमा पत्ती होता है कि जैसे ये हो गया आपका, ये जो हो गया इब्राहिम लोधी का सेना। ठीक है, ये हो गया इब्राहिम लोधी का सेना और इधर से आए बाबर का सेना। ठीक है, तो बाबर की सेना जो है ऐसे अर्धचंद्राकार अपना बनाती थी। ठीक है, तुगलमा पत्ती को हम अर्धचंद्राकार पत्ती भी कहते हैं। तो बाबर की जो सेना होती थी वो ऐसे होती थी अर्धचंद्राकार, और इसमें क्या करते थे, ये जो है ये आपका आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो सेना है ये इब्राहिम लोधी की है। ठीक है, और हालांकि यहाँ पे बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था जो कि इब्राहिम लोधी के पास तोप नहीं। बाबर जो है वो तुगलमा पत्ती का प्रयोग किया जिससे इब्राहिम लोधी की जो सेना है वो हार जाती है। ठीक है, इसमें उन्होंने उस्मानिया रूनी पत्ती का भी प्रयोग किया था। तो उस्मानिया रूनी पत्ती क्या कहलाता है? तो ये जैसे इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अर्धचंद्राकार जो इन्होंने सर्कल बनाया है, इसी के बीच बीच में कुछ देर पे ये तोप को सजा देते थे जिसे हम रूमी पत्ती या उस्मानिया पत्ती कहते हैं। इसी के बीच बीच में वो क्या करते थे, तो ये तोपों को सजा देते थे। ठीक है, जिसे हम उस्मानिया पत्ती या रूमी पत्ती कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये अर्धचंद्राकार है। तो बाबर जो है अर्धचंद्राकार यानी तुगलमा युद्ध पत्ती को अपनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाबर के जो तोपची थे, जो तोप चलाने वाले, उनका नाम था उस्ताद अली कुली मुस्तफ़ा। ठीक है, और बाबर ने यहाँ पे तुगलमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, बाबर जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बाबर युद्ध में जीत जाते हैं और जीतने की खुशी में वो क्या करते हैं, तो वो चांदी का सिक्का सबको बांटते हैं, अपने जनता में चांदी के सिक्के को बांटते हैं, जिसकी वजह से जनता उन्हें कलंदर करके पुकारती है, यानी जनता उनको कलंदर की उपाधि देती है। तो बाबर को कलंदर का उपाधि किस युद्ध में मिलता है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को कलंदर की उपाधि प्रदान होती है। पानीपत के युद्ध में ही इब्राहिम लोधी का साथ दिया था कौन? तो वो दिया था विक्रमजीत, और विक्रमजीत ने इब्राहिम लोधी का साथ दिया, हालांकि वो भी मारे गए।
तो उन्हीं की विधवा पत्नी जो थी उनके पास था कोहिनूर हीरा। तो हुमायूं क्या करते हैं कि वो जाके विक्रमजीत की पत्नी जो है उनसे कोहिनूर हीरा को लाते हैं और लाकर किसको देते हैं, तो बाबर को देते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने लाकर बाबर को दिया था। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या होता है, जब बाबर दिल्ली में आ जाते हैं तो उनको रहने के लिए एक जगह मिल जाता है जिसका वो तलाश कर रहे थे कब से। जैसे ही इब्राहिम लोधी मरते हैं वैसे ही लोधी वंश समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आप अपनों के लिए अगर जाले बुन रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आप उनके लिए ही जाले बुन रहे हैं, आप अपने स्वयं के लिए भी जाले बुन रहे होते हैं। तो जैसे ही इब्राहिम लोधी मारा जाता है वैसे ही लोधी वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, लोधी वंश का चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर अब बात करते हैं बाबर का। तो बाबर क्या करते हैं, एकदम हैप्पी हो जाते हैं कि चलो हमको रहने के लिए तो घर मिल गया, अब हम दिल्ली में ही रहेंगे। तो राणा सांगा बोलते ऐसे कैसे, तुम कैसे रहोगे दिल्ली में। राणा सांगा बोलते हैं कि तुम जाओ, अब तुम्हारा हो गया, अब तुम जाओ। तो बाबर बोलता है नहीं, हम नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे, और अगर अब आप हमको परेशान कीजिएगा, बाबर बोलता है राणा सांगा को कि अगर आप अब हमें परेशान कीजिएगा तो अब हम आपसे भी लड़ाई करेंगे और राजस्थान भी ले लेंगे। तो राणा सांगा बोलते हैं ऐसे कैसे, क्षत्रिय से पंगा। तो बोलते हैं कि अब तो युद्ध होगा। फिर राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है। क्यों, क्योंकि बाबर जाने के लिए इनकार कर देता है। बाबर बोलता है कि अब हम यहीं रहेंगे। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा में युद्ध होता है, जिस युद्ध को हम बोलते हैं खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी में होता है, जिसमें बाबर पहली बार जिहाद का नारा देते हैं। और जिहाद का नारा इसलिए देता है क्योंकि जो राणा सांगा होते हैं वो 100 से भी अधिक युद्ध लड़ चुके होते हैं और उनके पास बहुत बड़ी सेना होती है। ठीक है, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े होते हैं। तो खानवा के युद्ध में बाबर को ऐसा लगता है कि अब हम नहीं जीतेंगे, तो वो सोचता है कि क्या करे, और उनकी सेना जो होती है उसको भी लग जाता है कि वो अब हम नहीं जीतेंगे। तो ये सेना को मोटिवेट करने के लिए जिहाद का नारा देते हैं। बोलते हैं मुस्लिम किसी से कम नहीं होता है। बोलते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ राणा सांगा से नहीं हो रही है, ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रही है, यानी इस युद्ध को वो राजनीतिक युद्ध बना देते हैं। तो खानवा का युद्ध को बाबर जो है वो जिहाद का नारा देते हैं। बोलते हैं कि मुस्लिम आज दिखा दो कि मुस्लिम कितना पावरफुल है। वो एक तमगा कर होता है उससे भी मुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि मुस्लिमों आज हम तुम्हें तमगा कर से मुक्त कर देते हैं, आज दिखा दो कि मुस्लिम हिंदू से पावरफुल होता है। ऐसा करके मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं उसको कि ये युद्ध सिर्फ धर्म युद्ध है, मतलब इस युद्ध को धर्म युद्ध बना देते हैं वो, कि देखते हैं किसका धर्म कितना पावरफुल है। और ऐसा बोल के वो क्या करते हैं, जो सेना होता है उसको बहुत मोटिवेट कर देते हैं, जिसके वजह से, और उनके पास बारूद तोप तो था ही, तो इसके वजह से खानवा के युद्ध में जो ये राणा सांगा होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही खानवा का युद्ध जो होता है बाबर जीत जाता है। जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि को धारण कर लेता है। बाबर गाजी उपाधि धारण कर लेता है कब, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है, जब खानवा का युद्ध हो जाता है तो फिर बाबर जो होता है उसकी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। उसको लगता है कि अब हम नहीं तो कौन, मतलब उनको लगता है कि अब दुनिया में, मतलब अब हम तो जब राणा सांगा से जीत गए तो सबसे जीत सकते हैं। तो ये मेदिनी राय उनको नजर आता है कि मेदिनी राय, झारखंड जो है वहाँ के शासक होते हैं मेदिनी राय। तो बाबर कहता है कि अब तुमसे भी लड़ाई होगा। बाबर कहता है कि अब मेदिनी राय आपकी बारी, अब आपसे लड़ाई होगा। तो फिर मेदिनी राय से इनकी लड़ाई होती है, जिन्हें हम चंदेरी का युद्ध कहते हैं। तो ये युद्ध होती है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच होती है। इसमें बाबर विजयी हो जाते हैं और मेदिनी राय जो होती है वो हार जाती है। मेदिनी राय हार जाते हैं और बाबर जो है वो विजयी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो युद्ध होती है 1528 में, आप देख सकते हैं 1526 में कौन सी युद्ध हुई थी, तो 1526 में युद्ध हुई थी पानीपत की, 1527 में युद्ध हुई खानवा की, वहीं 1528 में युद्ध हो गई चंदेरी की। लगातार जो बाबर है वो जीतते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद घाघरा की युद्ध होती है 1529 ईस्वी में, 6 मई 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर बोलता है बिहार, झारखंड तो मेरा हो ही गया, अब हमको बिहार भी चाहिए। और बिहार में अफगान रहते हैं, बिहार में उस समय अफगानों का शासन रहता है, अफगान उस समय रहते हैं। तो अफगानों से लड़ाई कब होता है, तो अफगानों के विरुद्ध युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं घाघरा का युद्ध।
तो घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 ईस्वी को। इसमें बाबर जो है, इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है, ठीक है। अफगान जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। तो इसी का बदला बाद में जब बाबर मर जाते हैं और उनका बेटा जो होता है हुमायूं, जब वो शासक बनता है, तो अफगान जो होते हैं, अफगानों का ही एक शासक होता है शेर शाह सूरी, जो इसका बदला लेता है और हुमायूं को खूब मारता है। तो हम आगे इसको देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं बाबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको। देखिए, बाबर जो है उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की। तो कलंदर की उपाधि कब दिया गया था? जब वो बहुत खुश हो गए थे पानीपत के युद्ध के बाद, क्योंकि उनकी पहली लड़ाई थी और उन्हें रहने के लिए घर भी मिल गया था। यानी पहले उनके पास जो दर दर भटक रहे थे, अब उनके पास एक अस्थायी निवास हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुए। और खुश होकर वो क्या किए, चांदी के सिक्के बंटवाए अपने प्रजा में, जिससे प्रजा जो है वो भी खुश हो गई और खुश होकर इनको कलंदर की उपाधि दी थी। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में उनको मिला था, ठीक है। पानीपत हरियाणा में है, ओके। अगला देखते हैं, मुसलमानों को तमगागढ़ से मुक्त कब किए थे? तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा भी दिए थे। जब उनको लगा था कि खानवा का युद्ध हमसे नहीं हो पाएगा, कि हमसे ना हो पाएगा, तब उन्होंने कहा कि जिहाद का नारा दिया और खानवा के युद्ध में ही उन्होंने तमगागढ़ से मुक्ति। उन्होंने कहा कि हम शराब छोड़ देंगे। मतलब वो होता है ना, जैसे हम लोग एग्जाम के टाइम कहते हैं भगवान हमको पास करा दो, हम लड्डू चढ़ा देंगे, अब से कोई गलत काम नहीं करेंगे, अगर उसको मतलब झूठ बोले तो अब झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों का आदमी कमिटमेंट करता है ना, वैसे ही ये जो है बाबर वो बोलते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे। ऐसा बहुत सारी चीज़ को खानवा के युद्ध में वो करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, बाबर जो है वो एक नवीन पद शैली का, जिसे मुबैयान कहते हैं, उसको वो लिखते हैं, बाबर लिखे होते हैं। ये जो होता है मुस्लिम कानून की एक पुस्तक है, मुबैयान। तो ये क्वेश्चन में पूछता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। बाबर की जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, इसी में बाबर ने लिखा था कि मुझे काबुल में दफनाना। काबुल उनका फेवरेट जगह यानी पसंदीदा जगह था बाबर का। तो तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है। बाद में उनके जो पोते हैं अकबर, उन्होंने अब्दुल रहीम खाना से इसको फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, तुजुक-ए बाबरी को, ठीक है। तुजुक-ए बाबरी को करवाया था। और बात करें बाबर, तो बाबर जो है 48 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर मर जाते हैं। और बाबर मरने के बाद उनको तो पहले आगरा में ही दफनाया जाता है। बाबरी पढ़ने के बाद इनके चुने गए स्थान यानी काबुल में इनको ले जाके दफनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में, उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, वहीं घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो बाबर के द्वारा लड़े गए ये प्रमुख युद्ध है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।